मरकजी काबीना की मीटिंग में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुई मीटिंग में एनपीआर अपडेट को मंजूरी दी गई। इसके लिए मरकजी काबीना ने 8,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। एनपीआर अपडेटिंग के अमल में आसाम को शामिल नहीं किया गया है। आसाम को छोड़कर मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में ये अमल अप्रैल से सितंबर के बीच जारी रहेगा। इस अमल के तहत आम शहरियों की गिनती की जाएगी। एनपीआर के तहत आम शहरी से मुराद ऐसा शख्स है जो किसी इलाके में 6 महीने या इससे ज्यादा अरसे से रह रहा हो या आइंदा 6 महीने या इससे ज्यादा इस इलाके में क़याम का उसका इरादा हो। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, वो घर घर जाएंगे और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा, क्योंकि एनपीआर भी एक समझने जैसी है। एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे। तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार नहीं, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है, तो 2020 में हाँ, तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। सीएए की मुखालफत में जारी एहतजाज के बीच मरकजी हुकूमत एनपीआर पर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। यही वजह है कि आज अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने एनपीआर पर खुलकर वजाहत की और मुसलमानों समेत दीगर लोगों से सियासी पार्टियों के बहकावे में न आने की अपील की। अनाउंसमेंट हुआ एनपीआर को लेके, इसमें और एनआरसी में क्या फर्क है? क्योंकि ऑलरेडी लोग कहने लगे हैं कि ये बीजेपी सरकार के बैकडोर एंट्री के थ्रू एनआरसी ला रही है। देखिए, दोनों में मूलभूत अंतर है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। अगर कौन से ऐसे सवाल हैं एनपीआर में जो इस बार नए हैं, पिछली प्रक्रिया में नहीं थे और इस प्रक्रिया में जोड़े जाए? देखिए, 1-2 चीजें नई हैं, जिसमें घर में कितने, घर का एरिया क्या है, घर में पशु कितने हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें नई है, जिसके आधार पर राष्ट्र की सारी योजनाओं का एक खाका बनता है। मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के सर्वे न हुए होते तो हम आज देश में हर गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा सकते। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया से जो कटेंगे उनके लिए ये योजनाओं में कैसे जगह बनेगी, इसका अंदाज कैसे लगेगा? पर आपने माइनॉरिटीज का जिक्र किया, इसलिए मैं माइनॉरिटी लीडर ओवैसी के बारे में बता रही हूं। उन्होंने खुद कहा है कि ये एनआरसी का दूसरा नाम है, बस एक दूसरे नाम से एनआरसी लाया जा रहा है। देखिए, ओवैसी साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है,
तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है। मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। तो सर जब माइनॉरिटीज की जिक्र कर रहे हैं आप, तो माइनॉरिटी हमेशा ये घबराहट होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि ये बार बार जो सवाल पूछते हैं, क्या आप नागरिक हैं, क्या आप यहाँ पर कब से हैं, कितने साल से हैं, जब बार बार सवाल उठता है तो दस्तावेज तो पेश करना पड़ेगा ना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है। और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है। अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता। वहीं अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में एनआरसी पर यू टर्न लिया। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में एनआरसी पर कोई बहस ही नहीं की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म के जरिए रामलीला मैदान में एनआरसी से मुताल्लिक बयान को सही करार दिया। एनआरसी है, बहुत से चैनल्स ने आपके पूर्व भाषण एयर किए हैं जिसमें आपने कहा कि एनआरसी लागू होगा पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसे लगा कि देयर इज अ रीथिंक आपकी पार्टी में, और ये आपके मैनिफेस्टो में है लेकिन आप शायद लागू नहीं करेंगे। देखिए, इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना कि संडे को प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा और ट्यूसडे को आप एनपीआर ले आते हैं, तो थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्या इसमें ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो 6ठे महीने में हो चुके थे। सर मैं सीए प्रोटेस्ट के बारे में पूछना चाहती हूं कि एक हफ्ते तक इतना वायलेंस हुआ, लोगों की जानें गई, आपकी तरफ से संवेदना एक्सप्रेस करना या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये ऐसा नहीं है। मैंने 2 बार प्रेस नोट देकर सबको शांति रखने की अपील भी करी, सबसे बात भी करी है, ढेर सारे लोगों से बात करी, ऐसा नहीं है। और शांति बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रयास करने हैं वो सार्वजनिक नहीं हो सकते। वो राज्यों के साथ संवाद कर राज्यों के साथ बात कर हो सकते, वो सभी किए गए हैं और अब शांति है। मेरा इतना ही कहना है कि जैसे सीए के लिए एक भ्रांति फैलाई गई, इस प्रकार की भ्रांति एनपीआर के लिए नहीं फैलानी चाहिए। क्या एक किस्म से इंटेलिजेंस फेलियर था कि आपकी सरकार को ये नहीं पता था कि सारे मुल्क में इस तरह से प्रोटेस्ट वायलेंट होंगे? देखिए, सीए का सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कहीं से आना था तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से आना था, क्योंकि ढेर सारे शरणार्थी वहां हैं, वहां उनको नागरिकता मिलेगी तो लोकल लोगों के अंदर अनरेस्ट आ सकता था। वहां कंपेरेटिवली कुछ नहीं हुआ, कंपेरेटिवली। और बाकी सारे राज्य जहां सीए का कोई लेन देन ही नहीं, वहां पॉलिटिकल आंदोलन चलाया गया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों को पॉलिटिकली तराजू में रखकर नहीं देखा। मंत्री ने कहा था डिटेंशन सेंटर्स को लेकर, और आज के अखबार में डिटेंशन सेंटर के फोटो तक आ गए हैं, तो क्या ये डिटेंशन सेंटर हैं, बन रहे हैं? क्या लोगों को इसमें डाला जाएगा जो अपना सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सकता? इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, ये डिटेंशन सेंटर जो बने हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक, दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है। इस देश का एक कानून है। अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है, कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बाद में
इसको वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है। डिटेंशन सेंटर में रेफ्यूजीज को नहीं रखा जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाएगा, क्या ये कहने की? ये जो अभी डिटेंशन सेंटर चर्चा में आया है वो वही है। क्या है? इलीगल माइग्रेंट जो हाँ। कहीं पर भी पकड़े, उसको रखे कहाँ? जेल में नहीं रख सकते आप। हाँ। उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखते हैं और बाद में वो देश के साथ बात करके उनको वापस भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो अगर वो माइग्रेंट जो बाहर से आया है उसके पास उसने अगर अप्लाई नहीं किया रेफ्यूजी स्टेटस के लिए तो वो इलीगल हो गया, लेकिन अगर रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अभी ऐसा है कि मानो असम के एनआरसी में कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए, तो वो सारे लोगों को अभी सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर अपना पक्ष रखें। हमने ये भी कहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसे, वकील के पैसे का खर्चा भारत सरकार या तो आसाम सरकार उठाएगी। हमने ढेर सारी ट्रिब्यूनल्स भी बनाई है, किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा। ये अफवाहें फैलाई जा रही है स्मिता जी। आज आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए थे उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा है, अपने घर में ही रह रहे हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से रियासत में एनआरसी नाफिज न करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। उन्होंने एपी में एनपीआर की भी मुखालफत करने की जगन मोहन रेड्डी से गुजारिश की है। मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। वो एक स्टेट चला रहे हैं, उनकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, आसान नहीं है। उस स्टेट में तेलुगु देशम की हुकूमत ने उसको कंगाल करके रख दिया, मगर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी पार्टी ने, उनकी हुकूमत ने इस तरह का फ़ैसला लिया। बल्कि हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि एनआरसी से पहले एनपीआर है, एनपीआर एनआरसी है, उस पर भी गौर करें। और ये अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया, ये ख़ुद का उनका फ़ैसला है। देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में दोस्ती अपनी जगह पर है, मगर जब एक शख्स स्टेट चला रहा है तो वो उनका एक पॉलिसी डिसीजन होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से रियासत में एनपीआर की मुखालफत करने की अपील की। उन्होंने एनआरसी और एनपीआर पर भी गौर करने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से गुजारिश की है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया, मुश्किल फैसला था उनके लिए, लिया उन्होंने, और दोनों लोकसभा राज्यसभा में उसके खिलाफ वोट दिया। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी इस पर गौर करिए, एनआरसी और एनपीआर के ऊपर। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज अब अवामी तहरीक में तब्दील होता जा रहा है। मुल्क के तूल अर्ज में शहरियत कानून के खिलाफ सियासी, समाजी और मिली तंजीमें एहतजाज व मुजाहरे कर रही हैं और हुकूमत से कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। आज भी जामिया मिल्लत इस्लामिया के तलबा व तालिबात के साथ दीगर समाजी तंजीमों ने दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पुरअमन मार्च का इनेकाद किया। एहतजाज के पेश नज़र मंडी हाउस में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जंतर मंतर से एहतजाज का जायजा लिया हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। जंतर मंतर पर हूं और आज मंडी हाउस से जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा तमाम सामाजिक संगठन थे, तमाम सामाजिक तंजीमों की तरफ से जो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, खासतौर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर के जो विरोध जताने के लिए एक मार्च रखा गया था, वो मार्च मंडी हाउस से जंतर मंतर पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं वो तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। किस तरह से बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। जंतर मंतर का वो हिस्सा है जिसमें आमतौर से कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद इतनी भीड़ जमा होती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम विदुल त्यागी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विरोध सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। ये कानून जो एक संविधान के खिलाफ है, ज़बरदस्ती सरकार हम पे थोपना चाह रही है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, हमारे स्टूडेंट साथियों पे सरकार ने जैसे जामिया में हमला करा और आज की डेट में भी पुलिस लोगों के सर पे डंडे मार रही है, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस वेस्ट से नीचे ही लोगों पे वार कर सकती है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो हमारे देश में क्या करना चाहते हैं? जब प्रधानमंत्री भाषण में खड़े होकर ये बोलते हैं कि
प्रोटेस्टर्स को उनके ड्रेस से पहचानो, इसका क्या मतलब है? तो क्या मोदी को ये लगता है कि जो उन्होंने गुजरात में किया वो पूरे देश में होगा? ऐसा नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम देखिए हिंदू मुस्लिम एक है, ये बात कही जा रही है। स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया, ये जो बैनर है ये आप लेकर आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे वजीर दाखिला गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से, आप क्या कहना चाहेंगे? जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा ने एक प्रोटेस्ट किया था कि जो है सीए के खिलाफ जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो दिल्ली पुलिस ने जो है उन पर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे, लाइब्रेरी में घुस के मारा और ये सोच रहे थे कि हम ताकत के जरिए से इनकी आवाज़ को दबा देंगे, लेकिन जामिया की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन गई है। अब उर्दू अदब की आलमी शख्सियत सैयद फरहान वास्ती को इस बार बावकार सुलेमान खतीब अवार्ड से सरफराज किया गया। गुलबर्गा में मुनक्कद सुलेमान खतीब कुल हिंद मुशायरे के इनेकाद के मौके पर सैयद फरहान वास्ती को इस अवार्ड से नवाजा गया। अब भी रोशन है बुजुर्गों की हवेली के चिराग, अब भी रोशन है बुजुर्गों की हवेली के चिराग, हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते। अपनी सरजमीन पर रहकर अपनी तहजीब व सकाफत को बचाए रखना, कमाल तो ये है कि दयारे गैर में रहकर न सिर्फ अपने तहजीबी वर्से का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इसे फ़रोग़ भी दिया जाए, इसे ज़माने के रूबरू फ़ख्रिया अंदाज में पेश भी किया जाए। आपका एक छोटा से खादिम फ़कीर सैयद फरहान वास्ती भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चल के ये काम जो सलीम जाफरी साहब दुबई में छोड़ के गए थे, हम सब लोग मिल के वो काम कर रहे हैं। सैयद फरहान वास्ती को इसका अमीन कहा जाए तो बेजा न होगा। फरहान वास्ती ने सरजमीन अरब के सहरा में न सिर्फ उर्दू अदब के फूल खिलाए बल्कि वहाँ उर्दू का एक गुलिस्तान भी बसाया। वास्ती की इन्हीं खिदमात का एतराफ़ गुलबर्गा में किया गया और इन्हें सुलेमान खतीब यादगार अवार्ड से सरफराज किया गया। यकीन माने मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था और ना ही पता था कि ये अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड दे के एक और ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे दी गई है और जिस तरह से दयार गैर में 2009 से मुशायरे शुरू किए और मुनक्किद किए और आज तक वो सिलसिला जारी है। अब 2009 से लेके 2015 से फिर 16 से वो जश्न उर्दू में बदला तब्दील हुआ, 2016 से आज 2019 हो गया और इसी कड़ी में हमने 2017 में बयाद सुलेमान खतीब किया था। पहले ये मेरे दिमाग में जब आती, जो भी लोग दुनिया भर में उर्दू का काम करते हैं, मेरे ख्याल से उनको एक सपोर्ट देना चाहिए, उनके इनकरेजमेंट के लिए उनका साथ देना चाहिए। तो जब पहली मरतबा मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम दुबई में हो या अमेरिका में हो, जहाँ कहीं भी उर्दू का काम हो रहा है, उर्दू की खिदमत कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। वैसे फरहान वास्ती का ताल्लुक एक मरदम खेज सरजमीन मसौली जिला बाराबंकी से है। गंगा जमनी तहजीब के नकीब हैं, एक तवील अरसे से दुबई में मुकीम है। नौजवानी के अवलीन पड़ाव में जब दुबई पहुंचे थे तो वहां उर्दू का कुछ हद तक माहौल था, ताहम सलीम जाफरी के इंतकाल के बाद एक खला पैदा हो गया जिसको पुर करने का बीड़ा वास्ती ने उठाया। 2009 में लगाया गया जश्न उर्दू नामी पौधा अब एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता कई साल से वहाँ पर जश्न उर्दू के नाम से महफिलें आरास्ता कर रहे हैं। अब इन्होंने पूरा एक नेटवर्क हो गया है जिसमें हिंदुस्तान के लोग भी शामिल हो रहे हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड के अंदर लाके लोग हैं, लेकिन इनके लिए वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया था सलीम जाफरी साहब ने। उस रिवायत को कुछ लोगों ने तो उसको दूसरी तरीके से बढ़ाया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये खालिस इल्मी और अदबी खिदमत के एतबार से उसको बराबर आगे बढ़ा रहे हैं, फ़रोग़ दे रहे हैं। इनका काबिल कदर कारनामा है। अब हालत ये हो गई है कि हर हफ्ते दुबई यूएई में नशिस्तें होने लगी हैं और महीनों के हिसाब से, अब जिस वक्त हमने शुरुआत की थी उस वक्त एक ही मुशायरा होता था दुबई में और अब इस वक्त है तकरीबन 6 से 7 मुशायरे होते हैं और लोग आगे आ रहे हैं और काफ़ी उर्दू पे काम हो रहा है। फरहान वास्ती के मुताबिक जश्न उर्दू बैनर के तहत दुबई में मुशायरों के अलावा कई एक सकाफती प्रोग्रामों का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। बरसगीर हिंद में 20वीं सदी के मकबूल तरीन शायरों में कतील शिफाई का भी शुमार होता है। वो आज से ठीक 100 साल पहले आज ही के दिन पैदा हुए थे। इस यादगार मौके पर कतील शिफाई की शायरी और जिंदगी के बारे में पेश है खुसूस रिपोर्ट। गर्मिये हसरत नाकाम से जल जाते हैं हम चरागों की तरह,
शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। तुम पूछो और मैं न बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। इन शेरों के खालिक कतील शिफाई उर्दू के उन मुमताज तरक्की पसंद शायरों में थे जो 20वीं सदी के आगाज में पैदा हुए और जिनकी मकबूलियत और महबूबियत आज 21वीं सदी में भी बरकरार है। कतील शिफाई का असल नाम औरंगजेब खान था। वो 24 दिसंबर 1919 को सूबे सरहद के जिला हजारा के हरीपुर कस्बे में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान में है। इसी जिले में उनकी इब्तिदाई तालीम हुई। हकीम मोहम्मद यहिया शिफा कानपुरी उनके उस्ताद थे, जिनसे वो इस कदर मोहब्बत और अकीदत रखते थे कि अपना नाम कतील शिफाई रख लिया। निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे। चनांचे 1935 में वालिद साहब के इंतकाल के बाद आला तालीम जारी न रख सके